क्लास 12 का केमिस्ट्री फर्स्ट का हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिकी बलगतिकी का पार्ट फर्स्ट। आज ये चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री फर्स्ट का। इससे पहले हमने केमिस्ट्री सेकंड का चैप्टर किया था पॉलीमर। आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट का केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी चैप्टर करेंगे। जैसे सबसे पहली बात होती है केमिकल या रासायनिक। रासायनिक नाम है, ये किसके लिए आया है? रासायनिक अभिक्रिया के लिए आया है। किसके लिए आया है? रासायनिक अभिक्रिया के लिए। और रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए हमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ता है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ता है और रिएक्टेंट को जब प्रोडक्ट में चेंज करते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन में या सांद्रता में चेंज होता है। तो रिएक्टेंट की सांद्रता भी चेंज होती है और प्रोडक्ट की सांद्रता भी चेंज होती है। और समय के साथ जब सांद्रता में चेंज आता है तो उसको अभिक्रिया दर के नाम से नोट किया जाता है या फिर उसको बोल सकते हैं अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया दर के नाम से नोट किया जाता है और या उसको बोलते हैं अभिक्रिया वेग। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, वो होती है रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स। प्रभावित करने वाले कारक टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, सांद्रता हो सकती है या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल हो सकता है या फिर उत्प्रेरक हो सकता है। प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे होते हैं। इन सभी कारकों का भी हम अध्ययन करेंगे। अभिक्रिया वेग को भी पढ़ेंगे और कंसंट्रेशन क्या होती है ये भी बताऊंगी। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन रासायनिक बलगतिकी में करेंगे। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अभिक्रिया वेग और अभिक्रिया वेग से प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है वो होती है रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। अब देखो रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और अभिक्रिया वेग के आधार पर या अभिक्रिया के दर के आधार पर रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहली अभिक्रिया तात्कालिक या आयनिक अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया की बात कर रहे हैं हम, तात्कालिक या आयनिक अभिक्रिया। तात्कालिक का मतलब क्या होता है? जल्दी से होना। तात्कालिक का मतलब एकदम जस्ट अभी अभी होना। और आयनिक का मतलब होता है आयनों में टूटना। तो ऐसी अभिक्रिया जो अति शीघ्र कुछ ही सेकंड में कंप्लीट हो जाती है वो अभिक्रिया तात्कालिक अभिक्रिया होती है। और इसके अंदर क्या होते हैं? आयन बनते हैं और नए आयन दूसरे आयनों के साथ में जुड़ जाते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? आयनिक अभिक्रिया बोला जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लें, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर हमने क्या लिया है? NaCl लिया। ये एक्वस है। एक्वस का मतलब होता है जब किसी चीज़ को वाटर के अंदर घोल दिया जाए तो अगर वो घुल जाता है तो वो कंडीशन एक्वस होती है, इसलिए AQ की फॉर्म में लिखा जाता है। और AgNO3 यहाँ पर क्या है? AgNO3। यहाँ पर NaCl की AgNO3 के साथ अभिक्रिया करवाएं या मान लो इन दोनों को मिक्स करें रिएक्शन करवाने के लिए तो कुछ ही सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? NaNO3 और प्लस में AgCl। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है ये भी एक्वस कंडीशन में होगा और ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएंगे।
तो यहाँ पे ये जो अभिक्रिया होती है वो तात्कालिक या आयनिक अभिक्रिया होती है, जो एकदम कुछ ही सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। बहुत जल्दी होने वाली जो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया होती है तात्कालिक या आयनिक अभिक्रिया। फिर उसके बाद में आती है 2 नंबर रिएक्शन, अति मंद अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रिया या फिर बोल सकते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन भी बोल सकते हैं, बहुत धीमी गति से होने वाली विक्रिया। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है अति मंद गति से होने वाली विक्रिया या अति मंद विक्रिया बोल सकते हैं। इस विक्रिया के दौरान हम रिएक्टेंट को आपस में मिलाएंगे रिएक्शन करवाने के लिए, तो ये विक्रिया बहुत दिन लगा देती है, या तो बहुत ज़्यादा दिन लगा देगी या वर्ष भी लग जाता है कई बार रिएक्शन कराने में। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस रिएक्शन को कराने में, इसलिए इसको अति मंद विक्रिया कहा जाता है। ये जो रिएक्शन है, अगर इसके अंदर क्या डाल दिया जाए, उत्प्रेरक डाल करके इस रिएक्शन को फास्ट करवाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर इसके अंदर उत्प्रेरक डाल दिया जाए तो ये रिएक्शन जल्दी हो सकती है। तो बिना उत्प्रेरक के ये विक्रिया कुछ दिन या कुछ वर्ष तक भी लगा सकती है, अत्यंत धीमी गति से होने वाली। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, एग्जाम्पल ले रहे हम, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में H2 व O2 की विक्रिया। अब H2O2 की विक्रिया करवा करके क्या बनाते हैं हम, वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो H2 और O2 की विक्रिया करवाते हैं तो वो बहुत धीमी गति से होती है। अगर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति ना ली जाए तो ये अति मंद विक्रिया में आती है। उसके बाद में आता है 3 नंबर आती है मंद विक्रिया। कौन सी होती है, मंद विक्रिया। ऐसी विक्रिया जो कुछ मिनटों में कंप्लीट हो जाती है। ऐसी विक्रिया जो कुछ मिनटों में कंप्लीट हो जाती है। मान लो हम रिएक्शन करा रहे, 5 मिनट में होगी, 6 मिनट में होगी, 10 मिनट में होगी, तो मंद विक्रिया हो जाएगी। जिसके अंदर दिन लग जाता है पूरा, या फिर कुछ दिन लग जाते हैं या वर्ष तक लग जाता है, वो अति मंद हो जाएगी। जो डालते ही, दोनों को मिलाते ही तत्काल विक्रिया हो जाती है, तो वो होती है आयनिक विक्रिया, तात्कालिक विक्रिया। तो मंद विक्रिया के अंदर एग्जाम्पल लें हम, इक्सु शर्करा का प्रदीपन। इक्सु शर्करा का प्रदीपन, तो यहाँ पे हम शर्करा का मतलब सुक्रोज से है, C12H22O11, ये क्या है, सुक्रोज है। ठीक है, इसकी वाटर के साथ में विक्रिया करवाई जाए तो ये समान अणुसूत्र वाले 2 प्रोडक्ट बनाती है, जिसका अणुसूत्र तो सेम होता है लेकिन संरचना में भिन्नता पाई जाती है। ये तो होता है ग्लूकोज, इसको क्या बोला जाए, ग्लूकोज, और ये क्या होता है, फ्रक्टोज। एक तो क्या होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज। तो इन दोनों की जो संरचना होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। इसकी संरचना के अंदर एल्डिहाइड समूह जुड़ा रहता है और इसके अंदर क्या होता है, कीटोनिक समूह जुड़ा रहता है। जो फ्रक्टोज होता है उसके अंदर कीटोनिक समूह होता है। बाकी दोनों का अणुसूत्र सेम होता है, सिर्फ संरचना अलग अलग होती है। या फिर ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक एग्जाम्पल और ले लें हम, एथिल एल्कोहल व एसिटिक एसिड की विक्रिया, एसिटिक एसिड की ये विक्रिया। अगर एथिल एल्कोहल व एसिटिक एसिड की विक्रिया करवाई जाए तो क्या बनता है, एस्टर, और इसलिए इस विक्रिया को एस्टरीकरण की विक्रिया भी बोला जा सकता है। एथिल एल्कोहल C2H5 के साथ OH लगा है तो वो एथिल एल्कोहल होगा। जैसे हमारे पास में CH3OH है तो इसको मेथेनॉल बोलते हैं, C2H5OH होता है तो इसको एथेनॉल बोलते हैं, तो इसको एथेनॉल भी बोल सकते हैं। प्लस में एसिटिक एसिड CH3COOH,
जब किसी कार्बन श्रृंखला के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और इसका नाम है एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। तो हम एसिटिक एसिड ले लेंगे और एसिटिक एसिड की किसके साथ में विक्रिया करवाएंगे? एथेनॉल के साथ विक्रिया करवाएंगे और एथेनॉल के साथ में विक्रिया करवाने से यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और CH3CO C2H5 और इसको बुलाता है एस्टर ग्रुप या वैसे ईस्टर बोलते हैं इसको, हिंदी में एस्टर लिखते हैं और प्लस में H2O। तो एस्टर का निर्माण हो जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल थे मंद विक्रिया। देखो एक बार वापिस, कोई भी रिएक्टेंट को जो प्रोडक्ट में बदलते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। विक्रिया वेग के आधार पर, तात्कालिक या आयनिक अभिक्रिया जो अति शीघ्र हो जाती है, कुछ ही सेकंडों में कंप्लीट हो जाती है। जैसे NaCl की AgNO3 के साथ में विक्रिया करवाएं तो सोडियम नाइट्रेट AgCl बन जाएगा। अति मंद विक्रिया जो कुछ दिन, कुछ 1 वर्ष तक भी लगा सकती है, वो विक्रिया अति मंद विक्रिया होती है। इस प्रकार की विक्रिया में उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है और मंद विक्रिया जो कुछ मिनटों में हो जाती है वो विक्रिया क्या होती है? मंद विक्रिया होती है। इक्सु शर्करा का प्रतिपन करवाएंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेंगे। एथिल अल्कोहल व एसिटिक एसिड की विक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। इसलिए इस विक्रिया को एस्टरीकरण की विक्रिया भी कहते हैं। जब आप एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ोगे या फिर एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ोगे तो एस्टरीकरण की विक्रिया पढ़ोगे और ये एस्टरीकरण की विक्रिया, यही सेम विक्रिया वहाँ होती है जिसको बोलाता है एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण की अभिक्रिया। ये तो थी हमारी अभिक्रिया वेग के आधार पर कौन सी विक्रिया कितनी तीव्र होती है। उसके बाद में हमारा बहुत अच्छा टॉपिक शुरू होता है अभिक्रिया वेग, क्योंकि जो केमिकल काइनेटिक्स है वो अभिक्रिया वेग पर ही डिपेंड है। अभिक्रिया के होने की दर, अभिक्रिया जितनी जल्दी होती है उस अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर जो होती है वो तीव्र होती है। तो अभिक्रिया वेग का मतलब ये हो गया कि अभिक्रिया वेग करवाएंगे तो कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितनी जल्दी चेंज हो रहा है या अभिक्रिया कितनी फास्ट हो रही है, ये उसका अभिक्रिया वेग होता है। तो इससे क्या होता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज आता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी अभिक्रिया में इकाई समय में रिएक्टेंट या अभिकारक व प्रोडक्ट या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन आता है, वो ही उसका क्या होता है? अभिक्रिया वेग। तो अभिक्रिया वेग का अगर सूत्र लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, अभिक्रिया वेग बराबर हो जाएगा, अभिक्रिया वेग बराबर सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय, सांद्रता में परिवर्तन बटा में क्या हो जाएगा? समय। यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रता में समय के साथ जो चेंज आता है वो उसका अभिक्रिया वेग होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ हम कोई भी विक्रिया लें, A + B बराबर C+D में चेंज हो रही है। जब कोई भी रिएक्शन होती है ना तो वैसा ही ये क्या है? अभिकारक है और अभिकारक की सांद्रता हमेशा ही क्या होती है? ज़्यादा, और उत्पाद की सांद्रता हमेशा ही क्या होती है? उत्पाद है ये, ठीक है। इसके नीचे ज़्यादा लिख देती हूँ तो आप समझ जाओगे इसकी सांद्रता ज़्यादा और इसकी सांद्रता क्या है? कम है। लेकिन जब रिएक्शन होती है और रिएक्शन होने के दौरान धीरे धीरे अभिकारक उत्पाद में जैसे जैसे बदलता है तो अभिकारक की सांद्रता कम होती जाती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है।
और एक कंडीशन ऐसी आती है कि अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे कम और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि इन दोनों की सांद्रता क्या हो जाती है, बराबर, और उस अवस्था को बोला जाता है साम्य अवस्था। उस अवस्था को क्या बोला जाता है, साम्य अवस्था। अब हम ये कहें समय t पर अभिकारक, समय t पर अभिकारक A, B, C और D की सांद्रता को डेल्टा A, डेल्टा B और डेल्टा C और डेल्टा D से शो कर सकते हैं, तो इनसे शो कर दिया। तो अब हम अभिक्रिया वेग के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया वेग के रूप में। अभिक्रिया वेग के रूप में लिखेंगे तो A क्या है, अभिकारक, और अभिकारक की सांद्रता ज़्यादा होती है, तो जैसे ही अभिकारक उत्पाद में बदलता है तो अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब अभिकारकों की सांद्रता में अगर कमी आती है तो उसको नेगेटिव से शो किया जाता है। तो हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा A बटा में डेल्टा T, ऐसे लिखेंगे। अगर यहाँ पर लगाएंगे बराबर के निशान के सामने, B की सांद्रता B भी अभिकारक है और अभिकारकों की सांद्रता में क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा B बटा में डेल्टा T। इसी प्रकार उत्पाद की सांद्रता कम थी, बढ़ रही है, तो हम उत्पाद के आगे क्या लगा देंगे, प्लस का निशान लगा देंगे। D क्या है, उत्पाद, इसके आगे भी प्लस का निशान लगेगा। तो इनको हमें इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी रिएक्टेंट है और किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या आ रही है, कमी, और इसकी कंसंट्रेशन में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ करूँ, ये लिखूँ कि अभिकारक का अभिक्रिया वेग के रूप में लिखूँ, या अभिकारक के अभिक्रिया वेग के अंदर लिखूं, तो ये लिखूंगी अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा में क्या लिखूंगी, समय, क्या लिखूंगी, समय। तो अभिकारक क्या है, रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और क्या आ रही है, कमी आ रही है, और कमी आ रही है इसलिए नेगेटिव साइन लगाते हैं, और बढ़ोतरी हो रही है तो क्या लगा रहे हैं, पॉजिटिव साइन लगा रहे हैं। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना इसको, माइनस डेल्टा आर बटा में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, अब उत्पाद का अभिक्रिया वेग या उत्पाद में होने वाली कमी भी लिख सकते हैं। उत्पाद में होने वाली वृद्धि, क्योंकि कमी तो अभिकारक में होती है, तो होने वाली वृद्धि, और यहाँ पर अभिकारक में होने वाली कमी, अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी लिख सकते हैं हम, सांद्रता में होने वाली कमी, सांद्रता में होने वाली कमी। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, उत्पाद की सांद्रता हो जाएगी, उत्पाद की क्या हो जाएगी, सांद्रता। ठीक है, बटा में क्या आ जाएगा, समय। और उत्पाद को किससे नोट करते हैं, P से, तो प्लस डेल्टा P बटा में क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा T लिख सकते हैं। अगर हमें डेल्टा T लिखना है तो हम इसको T2 माइनस T1 लिख सकते हैं कि T1 समय में अभिकारक की सांद्रता कितनी है और T2 समय में कितनी है, उसका अंतर निकाल सकते हैं। डेल्टा R लिखना है तो ये R2 माइनस R1 हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। और अगर डेल्टा P लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, P2 माइनस P1 लिख सकते हैं। अब देखो ग्राफ के रूप में अगर शो करें तो यहाँ पर क्या ले लें, रिएक्टेंट ले लें, और यहाँ क्या ले लें, टाइम ले लें। रिएक्टेंट का मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या आ रही है, कमी आ रही है। और अगर प्रोडक्ट को लें तो यहाँ पे P की सांद्रता ले लें और यहाँ T की सांद्रता ले लें, T समय में P की सांद्रता,
तो ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका ऑल ओवर अपनी ग्राफ बनाएं दोनों को साथ में लेकर, तो ऐसे बना सकते हैं हम। यहाँ पर तो हम किस से नोट कर दें, इसको सांद्रता से नोट कर दें, और इसको किस से नोट कर दें, समय से नोट कर दें। ठीक है, अब देखो समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, और उत्पाद की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ इस कंडीशन पर आकर के इन दोनों की सांद्रता क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और ये अवस्था क्या हो जाएगी, साम्य अवस्था। ये अवस्था साम्य अवस्था होती है जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों बराबर हो जाती है। अब हमें ये साम्य अवस्था अगर प्राप्त हो जाए ना, उसके बाद में हम किसी भी अभिक्रिया के अंदर अगर उत्प्रेरक डालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिएक्शन जब शुरू होती है तो शुरू होते समय ही हम अगर उत्प्रेरक को डाल दिया जाए तो वो जल्दी सी साम्य अवस्था को ला देता है। लेकिन साम्य अवस्था आने के बाद में आप उत्प्रेरक डालोगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद में हम उत्प्रेरक आगे आएगा इसी चैप्टर में टॉपिक, तब भी हम डिस्कस करेंगे। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है तो वो अवस्था साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम स्टेज होती है। उसके बाद में उत्प्रेरक का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अभिक्रिया को बहुत देर तक चलाना है और काफ़ी समय तक चलाना है या पूरे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना है तो हमें अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाते रहना चाहिए और प्रोडक्ट की सांद्रता को कम करते रहना चाहिए। तब भी पूरा रिएक्टेंट किस में चेंज होता है, प्रोडक्ट में चेंज होता है। अब देखो हमें क्या करना है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी स्पर्श रेखा खींच देंगे, इस प्रकार त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर किसको शो करेगा, ये T1 और T2 को शो कर देगा। ये किसको शो करेगा, R1 और R2 को शो करेगा। अगर अभिकारक के लिए लिखेंगे, अपने अभिकारक के लिए अगर अभिक्रिया वेग लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि R2 माइनस R1 हो जाएगा और ये T2 माइनस T1 हो जाएगा, और इसको डेल्टा R बटा में डेल्टा T लिख सकते हैं, या माइनस का साइन हो जाएगा, या डेल R बटा में क्या लिख सकते हैं, डेल T लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अभिकारक की सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं। प्रोडक्ट करना हो तो हम यहाँ का क्या कर देंगे, P2 माइनस P1 कर देंगे, यहाँ कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे और यहाँ पर त्रिभुज बना लेंगे। ये कंडीशन किसको शो करेगी, T1 को, T2 को, और ये T1 को, ये P1, और ये किसको शो करेगी, P2 को। तो यहाँ पे P2 माइनस P1 हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, P आ जाएगा, और यहाँ भी P आ जाएगा। तो इतना आपके सिलेबस में नहीं है, इतना निकालना स्पर्श रेखा खींच करके। बस ये ग्राफ दिया हुआ है, इसके आधार पर ये ऑल ओवर ग्राफ है दोनों के लिए, ये बना लेना। और ये जो है, ये जो बना रहे हैं वो तो क्या है, अभिकारक के लिए, और ये क्या है, उत्पाद के लिए है। तो अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, समय के साथ साथ कम होती जा रही है, और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ में क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये मैंने अलग अलग बनाकर बता दी है आपको, बाकी ये आपके है नहीं। और ऐसे ये थोड़ा सा और हाई लेवल पे आ जाता है, और आपके सिलेबस में ये ग्राफ दिया है तो इसको हम बना लेंगे, और इनमें कमी बढ़ोतरी कैसे होती है वो कर लिया हमने। फिर उसके बाद में आती है अभिक्रिया वेग का मात्रक। अभिक्रिया वेग का मात्रक, या फिर बोल सकते हैं यूनिट, या बोल सकते हैं इकाई। तो पेपर में एक बार आया हुआ है कि अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक की इकाई बताइए। अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक की इकाई बताइए। यह एक बार ऐसे भी आया हुआ है, अभिक्रिया वेग को समझाते हुए इसकी इकाई बताइए, वेग स्थिरांक को समझाते हुए उसकी इकाई बताइए। तो दोनों की इकाई करेंगे। यहाँ तो इसकी इकाई के देखिए, सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय। अभिक्रिया वेग किसको शो कर रहा है, सांद्रता बटा में समय को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, सांद्रता बटा में समय को शो कर रहा है। और सांद्रता जो होती है उसको किस में नोट करते हैं, मोल लीटर में, मोल पर लीटर में, और बटा में क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो या फिर मोल पर लीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। तो देखो अभिक्रिया वेग सांद्रता में परिवर्तन बटा समय, इकाई समय के दौरान सांद्रता में अगर परिवर्तन आता है
अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रता में, तो वो अभिक्रिया वेग होता है। अभिकारक की सांद्रता ज़्यादा होती है और रिएक्शन के दौरान धीरे धीरे कम होती जाती है, और उत्पाद की सांद्रता कम होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। एक कंडीशन ऐसी आती है दोनों की सांद्रताएं बराबर हो जाती है, वो साम्यावस्था होती है, और साम्यावस्था के बाद में कोई उत्प्रेरक डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल में हमारे काम आएगा कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया वेग के रूप में लिखेंगे तो नेगेटिव साइन लगाएंगे कि सांद्रताएं कम हो रही हैं, और उत्पाद को लिखेंगे तो पॉजिटिव का साइन लगाएंगे कि उत्पाद की सांद्रताएं बढ़ रही है। अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी को अभिकारक की सांद्रता बटा समय से नोट करेंगे, माइनस डेल्टा आर बटा में डेल्टा टी हो जाएगा, और उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि को शो करेंगे तो उत्पाद की सांद्रता बटा में समय, या फिर अभिकारक की सांद्रता में कमी भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, और सांद्रता में वृद्धि, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से देखना है वीडियो को और पढ़ना है। आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। धन्यवाद।